हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 जून और 6 जून 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और हरियाणा सीईटी मेंस का बैच अगर आपने नहीं लिया है तो भी आप ले सकते हैं। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो बैच। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में रतन लाल कटारिया का निधन हो गया है। वे किस सीट से सांसद थे? तो वो सीट कौन सी है जहां से सांसद थे? तो ये अंबाला से सांसद थे, और जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है लंबी बीमारी के चलते हुए। अंबाला का नाम अंबाला क्यों पड़ा है? आम की पैदावार ज़्यादा होने के चलते हुए, और अंबा नामक राजपूत की वजह से, अंबालिका माता की वजह से भी इस जिले का नाम अंबाला पड़ा हुआ है। ISSF वर्ल्ड कप 2023 में नैन्सी ने कौन सा पदक जीता है? ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2023 में नैन्सी ने अभी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली है नैन्सी। इन्होंने रिसेंटली अजरबैजान के अंदर हुआ ISSF वर्ल्ड कप के अंदर सिल्वर मेडल हासिल किया है। नैन्सी की उम्र वर्तमान में 19 साल है, और नैन्सी की शुरुआत में 253.3 का स्कोर जो है ना वो लिया, और इसके साथ ही रजत पदक अपने नाम किया। चीनी निशानेबाज जियू हान ने 254 के स्कोर के साथ में गोल्ड मेडल जीता। तो आप देख रहे हो, मतलब गोल्ड और सिल्वर के बीच में कितना कम पॉइंट का डिफरेंस है। खैर, इसके अलावा जो है ना हम वतन और विश्व चैंपियनशिप की 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता यूटिंग हुआंग 232.5 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पे रही है इन मैच में। अच्छा, हृदय हजारिका जो 21 साल के और नैन्सी मंदोत्रा 19 साल, इन दोनों ने का ही ये पहला ISSF वर्ल्ड कप रहा है। हृदय हजारिका ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल के लिए क्वालिफाई किया था। इन्होंने भी रजत पदक ही हासिल किया है, ठीक है। और ISSF जो है ना, इसकी स्थापना 1986 के अंदर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जिसको कहते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य है ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिताओं के लिए एक प्रकार की मानकीकृत योग्यता प्रणाली को सेटअप करना। यूँ कहिएगा, ओलंपिक के लिए जाने से पहले यहाँ एक क्वालिफाइंग टाइप का कह सकते हो आप लोग ये, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आप लोग, ये जो संस्था है ना प्रॉपर तरीके से 1907 से काम कर रही है, जिसका हेडक्वार्टर जो है ना म्यूनिक के अंदर है, जर्मनी में। और इसके अध्यक्ष का नाम लूसियानो रॉसी है, ये याद करना आप लोग, ठीक है ना। ISSF वर्ल्ड कप की स्थापना 1986 के अंदर हुई है, कहीं आप कंफ्यूज मत होना। और खुद ISSF संस्था की स्थापना 1907 के अंदर हुई है, ठीक है ना। तो एक ओलंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट के रूप में इसको जाना करते हैं, ये भी बात आप इसको कह सकते हो। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितनी सहकारी समितियों को ऋण पर दिए गए ब्याज को लौटाने के निर्देश जारी किए हैं? ये हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में 751 सहकारी समिति, आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो किसानों को लोन देती है। लोन के ऊपर जो ब्याज लगता है, ब्याज एक्चुअली 7% ब्याज लगता है। इसमें से 4% किसान को खुद चुकाना पड़ता है, 3% सरकार सब्सिडी दे देती है। तो अब जो 4% ब्याज लिया गया था ना, वो भी वापस लौटाने के निर्देश दिए हैं हरियाणा सरकार ने। मतलब समझो 0% ब्याज के ऊपर ये लोन दिया गया हरियाणा सरकार की तरफ से। तो हरियाणा की सभी 751 सहकारी समिति को ऋण पर लिए गए ब्याज को लौटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। हर साल हरियाणा राज्य के अंदर किसानों को 6000 करोड़ रुपए जो है ना वो लोन दिया जाता है। हरियाणा सरकार 4% तथा केंद्र सरकार 3% का ब्याज जो है ना भुगतान करती है। किसानों से बता रहा हूं मैं आपको, और ऐसे सरकार की तरफ से बात करते हैं तो सरकार 4 और केंद्र सरकार 3% ब्याज, टोटल 7% ये वाला भी होता है आपका। KCC कार्ड तुमने सुने होंगे ना, उसके थ्रू ये ब्याज दिया जाता है हरियाणा के अंदर, और सॉरी ऋण दिया जाता है। अगला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने जल स्रोत है? भारत के अंदर पहली बार
पानी की जनगणना हुई है, यूं समझो, या पानी की गणना हुई है, जिसको सेंसस को खैर जनगणना कहते हैं, इस करके नाम है। तो फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने जल स्रोत है? तो हरियाणा राज्य के अंदर टोटल 14,898 जल स्रोत है। ये एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के अंदर टोटल 893 हैं, जो यूज़ में हो रहे हैं वो 237 है, नहीं यूज़ में हो रहे हैं वो 656 है। टोटल परसेंटेज 26 ही है। और हरियाणा राज्य के अंदर टोटल 14,898 जल स्रोत है, मतलब वाटर रिसोर्सेज है, जिसमें से 8,749 यूज़ में हो रहे हैं, 6104 है वो यूज़ में नहीं है। 55% आंकड़ा याद करना। पंजाब कहने लायक ही पंजाब रह गया है। अब परसेंटेज के मामले में हरियाणा राज्य से पीछे है, 49% है। 16,000 के अराउंड ही यहाँ पे टोटल है, जिसमें से यूज 7860 ही है। राजस्थान के अंदर 16,939 है, जिसमें से यूज 13,416 है, और नहीं यूज हो रहे हैं वो 3523 है, 79%, जो कि सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर भारत में। ऐसे यूपी के अंदर है तो ज़्यादा, लेकिन यूज अनयूज वाला आंकड़ा जो है ना वो सारा बिगड़ रहा है, इसलिए 73% यहाँ पे आ रहा है आपका। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत जो है ना वो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा, आपको आंध्र प्रदेश 78 और तेलंगाना सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको 80, और केरल उससे भी ज़्यादा 83। तो ओवरऑल टॉप में जो है ना उत्तर भारत में तो राजस्थान, और दक्षिण भारत में जो है ना वो केरल राज्य है, ये याद रखना। पंजाब का नाम बेशक ही 5 बहने वाली नदियों की वजह से पड़ा हुआ है, लेकिन पंजाब के 23 जिलों में 20 जो भूजल स्तर है ना वो बहुत नीचे जा चुके हैं, जो कि चिंता का कारण बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो है ना ये टॉप पे तो इन इलाकों के अंदर जो है ना वो कौन सा है, वो है आपका राजस्थान है। ये बेसिकली जो है ना बुरा हाल हरियाणा का भी है, कोई आप ऐसा नहीं कह सकते कि हरियाणा भी बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा रहा हो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से देश में पहली बार जल निकाय गणना की गई थी, यानी कि वाटर बॉडीज सेंसस का काउंटिंग किया गया था। ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत देश के अंदर मौजूदा समय में कुल जलाशय में 97.1% जलाशय ग्रामीण इलाकों में, शहरों में तो केवल 2.1% ही है। और वाटर बॉडीज को बचाने में उत्तर भारत के राज्यों पर दक्षिण भारत के राज्य भारी पड़े, मतलब पानी की विरासत को संभालने में उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में दक्षिण भारत के राज्य टॉप पे हैं, जो सबसे ज़्यादा पानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के नए संसद भवन के निर्माण के लिए रेत हरियाणा के किस जिले से मंगवाई गई थी? ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बन सकता है ये सवाल। रेत हरियाणा के चरखी दादरी से मंगवाई गई, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। माइनिंग व क्रेशर एसोसिएशन के प्रधान हैं सोमवीर घसोला। इन्होंने बताया कि वॉशिंग और केमिकल से तैयार की जाती है एक स्पेशल रेत है जिसका नाम है एम रेत। तो एम रेत से बनाया गया है हमारा संसद भवन। नई संसद भवन में चरखी दादरी के पहाड़ियों से निकाले गए पत्थर को पहले पीसा जाता है, पीस के उसको जो है ना पानी और केमिकल से फिर धोया जाता है, अलग से वॉश करते हैं। दादरी के पहाड़ी जोन से पत्थरों को पीसने के बाद वॉशिंग से तैयार माल हरियाणा सहित लगते राज्यों में काफ़ी डिमांड रहती है और इसको एम रेत के नाम से जाना करते हैं। और पहाड़ियों का जो पत्थर है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है और इसी के चलते एम रेत की लाइफ भी अनलिमिटेड है, मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा होती है इस रेत की। क्रेशर जोन में लगे विशेष प्लांट पर पत्थर को पीसकर रेत बनाया जाता है और पानी और केमिकल से सफाई करके इस रेत को स्पेशली तैयार किया जाता है। मोदी जी ने भी तारीफ की है और इसके लिए पीएम मोदी ने इंजीनियर वजीर खान ने बताया है कि उन तारीफ करते हुए कहा है, वजीर खान बता रहे हैं कि एम रेत को तैयार करने के लिए पूरी टीम काम करती है। प्लांट में पानी की वॉशिंग कर केमिकल के माध्यम से तैयार किया जाता है। ऑपरेटर रिंकू ने बताया कि एम रेत को तैयार करने के लिए प्लांट पर दिन रात काम किया जाता है और आधुनिक मशीनों से ही स्पेशली तैयार की जाती है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की कालीन है, इसके अंदर याद रखना भाई, आपके मन में आया होगा कि हरियाणा से चलो ये आ गया, बाकी राज्यों से त्रिपुरा के बांस से बना हुआ फर्श है, राजस्थान के पत्थर की नक्काशी है और भारत की सांस्कृतिक विविधता है तो इसके अंदर। अच्छा, सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से लाई गई है। लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर राजस्थान के सरमथुरा से लिया गया है। यही सरमथुरा का बलुआ पत्थर हुमायूं के मकबरे के लिए भी बनाया गया था। केसरिया हरा रंग का पत्थर है उदयपुर से। अजमेर के निकट लाखा से ही लाल ग्रेनाइट और सफ़ेद संगमरमर अंबाजी राजस्थान से मंगवाया गया। इसके अलावा ये एक लोकतंत्र एक मंदिर बन गया, इसे पूरे भारत से
अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें लाई गई। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो फॉल सीलिंग है उसके लिए स्टील की संरचना केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव दादरा नगर हवेली से मंगवाई गई। इमारत में लगा पत्थर है वो जाली राजस्थान और राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा से मंगवाई गई। इसके अलावा अशोक चिन्ह के लिए सामग्री महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से लाई गई थी। और बाकी कुछ हिस्सों में मध्य प्रदेश के इंदौर से जो है ना भारी सामान खरीदा गया है। और आबू रोड से जो है ना पत्थर की नक्काशी उदयपुर के मूर्तिकारों के द्वारा तैयार किया गया। पत्थरों को कोटपुतली राजस्थान से जो है ना स्पेशली लाया गया। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे एमरेत तो हो ही गई है। इसके अलावा यहाँ पे फ्लाई ऐश वगैरह की ईंटें वो यूपी और हरियाणा से यूज़ की गई। पीतल के काम के लिए सामग्री पहले से ही तैयार सांचे गुजरात के अहमदाबाद से जो है ना वो तैयार लाए गए हैं यहाँ पे। अच्छा, हमने चरखी दादरी की बात की है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो चरखी दादरी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। स्टैटिक पॉइंट, ये हरियाणा का सबसे नया जिला है, याद रखना आप लोग। इसकी लोकेशन हरियाणा के पश्चिम भाग में ही है लगभग। इसका एरिया कितना है, तो इस जिले का एरिया है 1370.11 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो प्रक्रिया पूरी हुई थी इस जिले बनने की वो कब हुई थी, वो तो हुई थी आपकी 16 नवंबर 2016 को प्रोसेस पूरी हुई थी। इसकी घोषणा कब हुई थी, इसकी घोषणा हुई थी 18 नवंबर 2016 को इसकी घोषणा हुई थी। और ये नया जिला जो है ना ये बना कब था, तो मतलब अच्छा इसकी घोषणा भी हुई थी और कैबिनेट की मंजूरी 18 नवंबर 2016 को दी गई थी। नया जिला जो है ना ये बना था 1 दिसंबर को बना था, 1 दिसंबर 2016 को ये एक नया जिला बना है, याद रखना आप लोग। 22वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया है ये। इसकी दो ही आपकी तहसीलें हैं, एक तो चरखी दादरी है और एक बाडडा, ये दोनों ही विधानसभा क्षेत्र है। चरखी दादरी से जो विधायक है ना उनका नाम है सोमवीर, ठीक है ना, उनका नाम है सोमवीर सांगवान, ये निर्दलीय हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक जो है ना आपका वो पड़ता है बाडडा पड़ता है, ठीक है ना, बाडडा। और बाडडा से एक बात की जाए आपकी तो नैना चौटाला जीती हुई है यहाँ से, ठीक है ना, नैना चौटाला जो जेजेपी पार्टी से, जननायक जनता पार्टी से जीती हुई है ये, ठीक है। और इसके अलावा चरखी दादरी की स्थापना ऐसा माना जाता है पृथ्वीराज चौहान के आदिवासी पुत्र विल्लन या विल्लवराज के द्वारा की गई है। और विल्लवराज की मुलाकात चरखी दादरी में सबसे पहले संत दयाल से हुई थी, ऐसा भी माना जाता है। हरियाणा राज्य की पहली सीमेंट फैक्ट्री जो है ना रामकिशन डालमिया के द्वारा चरखी दादरी के अंदर ही सेटअप की गई थी और ये जर्मनी के सहयोग से सेटअप हुई थी। 1939 के अंदर हुई थी ये सेटअप, ये ठीक है। इसके अलावा जो है ना आप लोग ये याद करना कि चरखी दादरी जब बना था ना तो इसमें तकरीबन 174 गांव जो है ना उनको शामिल किया गया। भारत का एकमात्र हिलना पत्थर चरखी दादरी के कलियाणा के अंदर है, वो भी आप लोग याद रखना। चलिए सर, इसी के साथ में सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, बताइए आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि हरियाणा का नया मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट जो है ना ये कब लागू हुआ था, बताइए विस्तार से इसके बारे में। मिलता हूँ आप लोगों को मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।